नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। फ़िलहाल आज़ाद सिपाही की टीम साहिबगंज में है और आप मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं ये गंगा नदी है। तो गंगा नगरी में आपका स्वागत है। साहिबगंज में कमजोर दिल वालों के लिए कोई जगह नहीं। राजनीति और माफियाओं से जकड़ा हुआ है शहर। आज सिसक रहा है संभावनाओं से भरा यह जिला। एक समय औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध, आज पत्थर की रॉयल्टी से ग्रसित। घुसपैठिए, डेमोग्राफिक परिवर्तन और माफिया राज की बात तो सभी करते हैं, लेकिन दबी जुबान से कहते हैं मोदी नहीं होते तो दुकानों और घरों में ताला लगाकर रहना पड़ता। गंगा नगरी से विभूषित यह शहर फायदा नहीं उठा पा रहा झारखंड। साहिबगंज में राजनीति का अखाड़ा सजने वाला है और उस अखाड़े का चित्रण जो होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। नमस्कार, आज़ाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। साहिबगंज के लोग बहुत ही मिलनसार हैं। जो दिल में है वही जुबां पर है। वसुधैव कुटुंबकम की प्रथा आज भी यहाँ के लोगों में वास करती है। यहाँ के लोग आपकी खातिरदारी पूरे दिल से करते हैं। गरम गरम दाल की कचौरी, आलू चने की सब्जी के साथ मिट्टी के बर्तन में रबड़ी और रसगुल्ले परोसने वाले यहाँ के लोग सादगी से भरे पड़े हैं। आप थोड़ा पूछिएगा, वे ज़्यादा बताते हैं। अपने शहर के हर पहलू से आपको अवगत करा देते हैं। सबको पता है कि उनका शहर राजनीति का शिकार हो गया, माफियाओं के चक्कर में जकड़ गया। माफियाओं की हिम्मत इतनी बढ़ी हुई है कि किसी की भी जमीन पर एक बार दृष्टि पड़ जाए तो उसे हथियाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कमजोर दिल वालों के लिए साहिबगंज में कोई जगह नहीं है। यहाँ वही रह सकता है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ सकता है। यह वीर सीदो कान्हू चांद भैरव फूलो छानू की धरती है जिन्होंने संथाल हुल क्रांति का आगाज किया था। साहूकारों, महाजनों और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया था। इन्होंने अपने और अपने समाज के अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ी थी। दामन एक कोह आज सरकारी कृपा दृष्टि के लिए तरस रहा है। यह झारखंड का अंतिम छोर है, शायद इसलिए इसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। जिस शहर को मां गंगा का आशीर्वाद मिला हो उसकी उपेक्षा कहीं से भी सही नहीं है। एक वक्त साहिबगंज में पटसन उद्योग और सरसों तेल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थीं। गंगा में बड़े बड़े जहाज चला करते थे, लेकिन साहिबगंज धीरे धीरे राजनीति का शिकार होता चला गया। राजनीति से प्रेरित एक पुल के निर्माण ने साहिबगंज के वैभव पर ग्रहण लगा दिया। जो पुल साहिबगंज में बनना था वह फरक्का चला गया। कैसे साहिबगंज जिला राजनीति, माफिया राज, बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण से ग्रसित है, बता रहे हैं आज़ाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। सुबह के 6 बजे थे। चाय पीने का मन किया। दिन और रात भर की उमस के बाद सुबह का मौसम बड़ा ही सुहावना लग रहा था। मैंने चाय वाले को चाय बनाने को कहा। कुछ लोग पहले से वहां चाय पी रहे थे। चाय बनने लगी, मैं भी स्टूल पर बैठ गया। मेरे साथ सुनील सिंह और साहिबगंज से संवाददाता सुनील गौतम भी थे। मैंने एक राजनीतिक विषय छेड़ दिया क्योंकि सुबह सुबह चाय की टपरी पर अखबार पढ़ते लोग ही आपको हर तरह की जानकारी दे सकते हैं। मैंने कहा कि शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह आए थे। ठीक ठाक भीड़ हुई।
उनका कहना था कि साहिबगंज के राजनीतिक कार्यक्रमों में वैसे ज्यादा भीड़ नहीं हुआ करती, लेकिन अमित शाह वाली सभा में अच्छी भीड़ दिखी। फिर मैंने पूछा कि यहाँ राजनीतिक लड़ाई किनके बीच में है। जवाब आया कि अनंत ओझा जो भाजपा से विधायक हैं और एमटी राजा जो पिछली बार आजसू पार्टी से लड़े थे। मैंने पूछा कि विधायक अनंत ओझा ने कैसा काम किया है। उनका कहना था कि उन्होंने काम तो किया है, लेकिन बहुत ऐसे विषय हैं जिनमें काम होना जरूरी है। विधायक वैसे बहुत मुखर हैं, प्रयास भी बहुत करते हैं। कुछ का कहना था कि सरकार बदल जाने के कारण बहुत से ऐसे काम हैं जो लटके पड़े हैं। पश्चिमी और पूर्वी रेलवे फाटक पर लग रहे जाम को लेकर चर्चा हुई। खास महल के मुद्दे को लेकर भी लोगों ने चर्चा की। एमटी राजा के बारे में लोगों का कहना था कि वह भी मजबूत दावेदार हैं, टक्कर में हैं। पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में भी बातचीत हुई। बातचीत तो साहिबगंज से शुरू होकर यूपी, बिहार, बंगाल तक छिड़ गई। इतने में मेरी चाय आ गई। चाय बहुत गर्म थी, मुंह भी जल गया, थोड़ी बहुत उंगली पर भी गिर गई। खैर, मेरे मन में एक सवाल आया कि यहाँ के लोग हर मुद्दों पर बेबाकी से बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैंने पूछ ही लिया कि क्या यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं। उसके बाद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चंद सेकंड की शांति के बाद एक व्यक्ति ने कहा कि जी भाई जी, यहाँ घुसपैठिए भरे पड़े हैं। मैंने पूछा कहाँ? उसने कहा कि एक बार आप जरा मनसिंघा, श्रीधर, जामनगर, अमानत जाकर देखिए। राजमहल के फुलवरिया मोड़ से लेकर कई गांव होते हुए उधवा क्षेत्र में जाकर देखिए। सब पता चल जाएगा कि खेला क्या है। यहाँ तो सबको पता है, लेकिन कोई कुछ करता कहाँ है। इन लोगों को कौन बसाया है यह भी सबको पता है। सब वोट की राजनीति है सर। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप समझ सकते हैं। वही हाल पियारपुर, राधानगर, बरहरवा का भी है। पाकुड़, लिट्टी पाड़ा का तो सबको पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। दुमका और गोड्डा क्षेत्र में भी ये बहुतायत में है। एक व्यक्ति ने कहा कि सर, आप कई इलाकों में तो शाम 7 बजे के बाद जा ही नहीं सकते। सब अपने रूप में दिख जाएंगे। उनकी बोलचाल भी बांग्लादेशी वाली ही है। फोटोग्राफी, मोबाइल से फोटो कुछ नहीं ले सकते। मैंने पूछा कि कुछ लोग बता रहे थे कि उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड तक आसानी से बन जा रहा है। उस व्यक्ति का कहना था कि सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स के मामले में यहाँ वर्गों में भी फर्क किया जा रहा है। एक वर्ग है जिसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड के लिए दौड़ाया जाता है, और वहीं विशेष धर्म वालों के लिए आसानी से सारे डॉक्यूमेंट्स बना दिए जा रहे हैं। यहाँ के कुछ पार्षद भी भेदभाव करते हैं। उसके दरवाजे पर अगर कोई सामान्य व्यक्ति राशन कार्ड या अन्य योजनाओं के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाने पहुँच जाए तो डांट कर कहते हैं कि क्या सुबह सुबह आ गया, बाद में आना। लेकिन वहीं कोई धर्म विशेष का व्यक्ति उनके यहाँ पहुँच जाता है तो तुरंत उसका सभी काम करवा देते हैं। यह सब वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है सर। बातचीत में लोग कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इन इलाकों में पहले से रहने वाले लोगों से रिश्ता नाता जोड़ लिया है और राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके राशन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवा लिया है। मेरी चाय खत्म हुई और मैं आगे बढ़ा। दिन भर मैं साहिबगंज के लोगों से मिलता ही रहा। बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी भी हुई। मैं साहिबगंज के इतिहास और मौजूदा हाल के बारे में जानकर दंग रह गया। एक सज्जन से मुलाकात हुई। नाम नहीं छापने की शर्त पर उनका कहना था कि यहाँ बैंक मित्र भी विशेष धर्म वाले लोग ज़्यादा संख्या में हैं और वे अपने ही लोगों का ज़्यादा सहयोग करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें कई बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं। हर सरकारी योजना का लाभ वे आसानी से उठा रहे हैं। यहाँ एक बात उन्होंने बताई कि इस क्षेत्र में धर्मांतरण का भी खेल जोर शोर से चल रहा है। आदिवासी क्रिश्चियन में कन्वर्ट तो हो ही रहे थे, अब भारी संख्या में मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अचानक से गांव में आप पाएंगे कि उनके घरों के सामने जो गेट लगे हैं उसमें मुस्लिम धर्म के चिन्ह मिल जाएंगे। यह एक नया पैटर्न बन गया है। इसके पीछे सोच यही है कि एक बार क्रिश्चियन भाजपा को वोट देने के बारे में सोच सकता है, लेकिन मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करेगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए और माफियाओं को लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति का कहना था कि अगर केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती
तो घर और दुकान में ताला लगाकर बैठना पड़ता। स्थिति इतनी भयावह है। उस व्यक्ति का कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना की 3 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव परिणाम प्रभावित करने की स्थिति में आ चुके हैं। इनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अगर केंद्र सरकार एनआरसी नहीं लागू करेगी तो आने वाले 15-20 सालों में हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। मुझे अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंता होती है। यहाँ पर जिस हिसाब से डेमोग्राफी में बदलाव हो चुका है, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। प्रशासन की भी बात अब ये लोग मानते नहीं हैं। प्रशासन भी इनके सामने नतमस्तक है। माफियाओं का जलवा इतना है कि यहाँ गंगा पुल के आसपास किनकी जमीन है, आप बस पता लगवा लीजिए। इन लोगों ने पहाड़ के पहाड़ साफ कर दिए, हरे भरे पहाड़ों को टकला कर दिया। यहाँ स्टोन माइनिंग में इन लोगों का वर्चस्व है, सबको रॉयल्टी चाहिए। ये लोग मौजूदा सरकार में भी बहुत प्रभाव रखते हैं। एक व्यक्ति तो फरार है, दूसरा तो खुद को मालिक ही समझता है। मैंने पूछा कौन? दाऊ यादव और दूसरा पंकज मिश्रा। उनका कहना था वही समझ लीजिए। हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी। ऐसे अवैध घुसपैठियों से आज भयावह स्थिति है। बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, खास करके संथाल परगना के, चाहे पाकुड़ हो, गोड्डा हो, साहेबगंज हो, राजमहल हो, दुमका हो। उन जिलों के कई प्रखंडों में तो डेमोग्राफी बदल चुका है। जिले में डेमोग्राफी चेंज हो गया है। जनगणना, पिछले जनगणना और वर्तमान की परिस्थितियों को अगर जमीनी सतह पर देखिएगा तो आसमान जमीन का अंतर पाते हैं हम। और वो डेमोग्राफी ही चेंज नहीं हुआ है, हमारी जमीन भी टूटी गई। लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद। हमारी बहनों, हमारी आदिवासी बहनों को फुसलाते हुए, बहलाते हुए उनके साथ शादियां रचाई जाती, उनकी जमीन पर काबिज होते हैं। सर देखिए, भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा उठा रही है, तो आपको इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? हाँ, आश्चर्य की बात है। ये घुसपैठ का मामला तो केंद्र सरकार की है। बॉर्डर पर बीएसएफ रहते हैं। अब 10 साल से भाजपा की सरकार है। उस 10 सालों में इन्होंने कौन सा कदम उठाया कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं? ये सिर्फ झारखंड में इलेक्शन जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति बनाई जा रही है। यहाँ घुसपैठ है कि नहीं, ये तो जांच का विषय है। आप इस मुद्दे को किस आईना से देखते हैं? बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफिक चेंज, ये तो प्रमाणित हो गया। पाकुड़ में कई क्षेत्रों में आप देखेंगे कि अभी कई ऐसे गांव हैं पाकुड़ के, उन गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उस गांव में अभी राज्य सरकार ने अपना सुरक्षा कर्मियों को वहाँ पर लगाया है, उनकी सुरक्षा के लिए। किस तरह से अतिक्रमण हो रहा है और किस तरह से यहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, ये तो सर्वविदित है। आप मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया बंधु हैं, मैं भी मीडिया में बैठे बैठे देखता हूँ। हर जगह तो जाने का हमको अवसर नहीं मिलता है, लेकिन आप यहाँ का डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो रहा है। आप यहाँ से दुमका जाने वाले रास्ते में देखेंगे कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे CNT SPT का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश सिंह। हमारे साथ हैं राजमहल के विधायक अनित ओझा जी। जो आपका क्षेत्र है, वो क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठियों से किस तरीके से घिरा हुआ है? क्योंकि लोग बहुत तरीके से बातें कर रहे हैं कि आपका जो क्षेत्र है वहाँ भारी मात्रा में घुसपैठिया ने अपना कब्जा कर लिया है। नहीं, ये तो लगातार मैं इसी सवाल को उठा रहा हूँ। मैंने जब से यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दे करके मुझे विधानसभा में भेजा था, विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा, खुद उस समय के संसदीय कार्य मंत्री, कांग्रेस का लीडर जो नेता हैं, उस आवाज़ को मैंने कहा कि जब से अनंत ओझा विधानसभा में आए हैं, ऑन रिकॉर्ड में है ये, तब से केवल बांग्लादेशियों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो आज माननीय उच्च न्यायालय भी यही बात बोला है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी यही निर्देश दिया है। इसलिए सवाल वही है कि जनता की लड़ाई, संथाल की माटी की लड़ाई, बांग्लादेशी घुसपैठियों का पनाहगार हम अपने क्षेत्र को नहीं बनने देंगे, चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो। और वोट जिहाद की लड़ाई भी संवैधानिक तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक सांस है तब तक, जब बांग्लादेशियों से इस इलाका को मुक्त नहीं कराते हैं, तब तक ये लड़ाई मेरी जारी है। इसमें सच्चाई है कि उनका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड आसानी से बन जा रहा है? ये तो ऑन रिकॉर्ड में है। राजमहल के लोगों का दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के तलझारी में फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड
और नागरिक वैधता के जो प्रमाण पत्र होते हैं वो सारे चीज़ें वहाँ आया है। इसको हमने विधानसभा में उठाया, सरकार ने कहा कि हम CID जांच करा रहे हैं। 3 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक CID जांच का कोई फलाफल नहीं आया, इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। अब तो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश हो गया, अब तो देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इस माटी से आगाज किया है और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, यह विश्वास निश्चित रूप से इस रास्ते पर ले जाता है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों से संथाल पड़ना की माटी को हम लोग मुक्त कराने का काम करेंगे। वहीं साहिबगंज के लोगों से जब राजनीति पर चर्चा हुई तो उनका कहना था कि यहाँ फाइट हिंदू और मुस्लिम वोटर्स में ही है। एक धड़ा मौजूदा विधायक अनंत ओझा को सपोर्ट करता है तो दूसरा MT राजा को। MT राजा 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू के टिकट से लड़ चुके हैं। उन्हें कुल 76,532 वोट मिले थे, वहीं अनंत ओझा को 88,904 वोट मिले थे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि यहाँ बनिया और यादव मतदाता निर्णायक होते हैं। यादव वोट बिखरता रहता है। ऐसा देखा गया है कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। मुसलमान तो JMM के साथ हैं ही। फिलहाल आज़ाद सिपाही की टीम साहिबगंज भ्रमण पर है और हमारे साथ हैं संवाददाता सुनील गौतम जी। कि हमारे राजमहल विधानसभा में हमेशा से गढ़ रहा है भाजपा का और एक अच्छी पकड़ है। चेहरे के हिसाब से 10 साल पहले टिकट जो मिला वो भाजपा की तरफ से अनंत ओझा को मिला और लोग स्वीकार भी किया और आपका जाकर विधानसभा क्षेत्र में उनको अच्छे मतों से भी जिताया, जबकि उनका प्रतिद्वंदी थे आपका MT राजा जो पिछली बार आजसू से खड़े हुए थे और 2 बार टक्कर दिए हैं वो। और एक है सच्चाई, तो जो MT राजा जो खड़े हुए थे तो आजसू का यहाँ जनाधार है कि MT राजा का जनाधार था? नहीं, यहाँ पे आजसू का कोई जनाधार नहीं है। यहाँ जो मतलब ज़मीनी सच्चाई है वो MT राजा का खुद का बदौलत का वोट है। वैसे वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में राजमहल सीट पर भाजपा का बोलबाला रहा। भाजपा के उम्मीदवार अनंत कुमार ओझा ने 77,481 वोट पाकर पहली बार जीत दर्ज की। उन्होंने झामुमो के मोहम्मद ताजुद्दीन को पराजित किया। ताजुद्दीन को कुल 76,789 वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार बजरंगी प्रसाद यादव 18,866 पाकर तीसरे स्थान पर रहे। वैसे 2009 में भाजपा प्रत्याशी अरुण मंडल ने झामुमो प्रत्याशी मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ MT राजा को हराया था। MT राजा फिलहाल झामुमो से टिकट की ताक में हैं, हर वर्ग में घूम रहे हैं। मुसलमानों के साथ साथ अन्य वर्गों को साधने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी राजमहल का चुनावी परिदृश्य बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। वहीं अनंत ओझा का कहना है कि इस चुनाव में भाजपा को लव जिहाद, लैंड जिहाद के साथ साथ वोट जिहाद का भी सामना करना पड़ेगा। वह कहते हैं हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं, लेकिन वह इससे घबरा नहीं रहे हैं। लोगों का पूरा साथ उन्हें मिलेगा।